सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक वेरी पावरफुल कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है क्लोजर। सो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है और क्लोजर का यूज करके जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो क्लोजर एक वेरी पावरफुल कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, जिसका इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में हेवीली किया जाता है। और वो कंसेप्ट जो भी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं या फिर वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जहाँ पर भी हेवी यूज होता है, तो उसी टाइम हमें वो कंसेप्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आप जॉब के लिए जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जब जाते हो, तो इंटरव्यू में 101% आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लोजर। तो इस टॉपिक में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोजर, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोजर क्या होता है कंसेप्चुअल लेवल पे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है यूजिंग कोडिंग, एंड क्लोजर किस तरह से वर्क होता है। ओके, और फाइनली जो होता है दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू यूज द क्लोजर इन आवर प्रोग्रामिंग, आवर प्रोजेक्ट। सो हाउ टू मीन्स व्हाट, वेयर टू यूज द क्लोजर इन आवर प्रोग्राम। सो हमारा जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम हम उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ये आज के लेक्चर में आपको मैं पूरी तरह से बता दूँगा। सो गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं सीखते हैं उस चीज़ का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज हमें होना चाहिए, और फिर उसको किस तरह से कोडिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से वर्क होता है। और उससे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं सीखते हैं उसी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मीन्स कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि वेयर टू यूज दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कौन सी भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हम सीखते हैं अगर उसका यूज़ हमें पता नहीं है तो वो सीखने कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस तरह से नहीं सीखना है, हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है और उसके बाद हमें उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है ये चीज़ सीखनी है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम कंटेंट के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन ये वीडियो आपको 101% बेनिफिट देगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाने की, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी 101%। दैट्स माय श्योरिटी। आई विल क्लियर योर ऑल द कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल लेवल, प्रोग्रामिंग लेवल पे और इंजीनियरिंग लेवल पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो देखो यहाँ पे है क्लोजर। ओके, सो क्लोजर इज अ पावरफुल कंसेप्ट, इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो पावरफुल कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बहुत पावरफुल कंसेप्ट माना जाता है। तो ये क्लोजर क्या है, किस तरह से है, हम उसको देखेंगे। तो देखो, क्लोजर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल ब्लॉग्स या अदर ऑथर है या कुछ अदर जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट है, हर एक लोग अपने अपने हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो मैं आपको ज़्यादा कोई डेफिनेशन, कॉम्प्लीट डेफिनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्लोजर का मतलब क्या होता है। क्लोजर इज नथिंग बट इनर फंक्शन inherit all the properties of outer function, that is called as a closure. सो देखो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, जहाँ पे इसको अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, द लेक्सिकल स्कोप, एंड स्कोप, और दैट सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर का मतलब होता है इनर फंक्शन इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ आउटर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर। बस सिंपल। सो क्लोजर
जो आपका ये आउटर फंक्शन है उसके अंदर आपको इनर फंक्शन लेते हैं, तो आउटर फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी इनर फंक्शन में इनहेरिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट अ क्लोजर। ओके, सो फंक्शन पर बात फंक्शन की आती है तो वहाँ पे बात आती है स्कोप की। फंक्शन क्या होता है, उसका एक स्कोप होता है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि एरिया, जो कि कितना एरिया है उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी अलाइव है। ओके, तो उसके बारे में मेरा अलग सा वीडियो में अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको स्कोप क्या है वो अच्छी तरह से पता होगा, और जावास्क्रिप्ट में स्कोप किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्कोप का महत्व क्या होता है, मीन्स सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि आपके पास फंक्शन है, उसके अंदर कोई फंक्शन है, मीन्स रिलेटेड फंक्शन है, और जो कि इनर फंक्शन है उसे वो क्या करता है कि आउटर फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी क्या करता है, इनहेरिट करता है, मीन्स खुद के अंदर लेता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरनली मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको उस तरीके से यूज करना है, उस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना है। इंटरनली जावास्क्रिप्ट ये सब चीजें करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन तो पता चली, लेकिन ये डेफिनेशन तभी क्लियर होगी जब मैं इसको आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाऊंगा, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो चलो आज तो हमने देखा कि क्लोजर का मीनिंग क्या है, कि इनर फंक्शन इनहेरिट द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द आउटर फंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोजर। तो यहाँ पे मान लो ये आपका है इनर आउटर फंक्शन, आपका है आउटर फंक्शन, और इसके अंदर एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इनर फंक्शन। तो देखो एक चीज ध्यान में रखो, टेक्नोलॉजी में जब भी आप लैंग्वेज सीखते हो तो उस लैंग्वेज के वर्ड आपको पता होनी चाहिए, उसी लैंग्वेज के वर्ड के अंदर आपको इंटरव्यू में बात करनी है, उसी लैंग्वेज के वर्ड में हमें बोलना है, तभी हमारा मैक्सिमम इम्प्रेशन होगा और दूसरी बात की इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी की एक लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता है, उस कंसेप्ट को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी हमारा आउटर फंक्शन है उसको बोलते हैं एनक्लोजिंग फीचर, उसको बोलते हैं कंटेनिंग फंक्शन, कंटेनिंग फंक्शन, और जो इनर फंक्शन है उसको बोलते हैं कंटेंट फंक्शन, कंटेंट फंक्शन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो, जब भी आप कोई नोट्स पढ़ते हो या फिर कोई बुक्स पढ़ते हो तो आपको ये शब्द जहाँ पर भी आते हैं तो इसका मीनिंग ध्यान रखो। कंटेनिंग फंक्शन मीन्स व्हाट, द फंक्शन, ओके, जिसके अंदर कोई फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और कंटेनर फंक्शन मीन्स व्हाट, क्या होता है कि फंक्शन होता है जो किसी के अंदर है। ओके, सो कंटेनिंग फंक्शन, तो सीधा आसान भाषा में बोलेंगे ये हमारा एक फंक्शन है आउटर फंक्शन, उसके अंदर इनर फंक्शन है। तो जो भी आउटर फंक्शन होता है उसको कंटेनिंग फंक्शन बोलते हैं, और जो भी हमारा इनर फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट फंक्शन। ठीक है, तो अभी क्लोजर का कंसेप्ट क्या यहाँ पे वर्क होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा आउटर फंक्शन है, इनर फंक्शन है, आउटर फंक्शन में जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी की मीनिंग हो सकती है, लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टी का मतलब दो ही होता है, या तो कोई डेटा होता है या फिर कोई फंक्शन होते हैं। ओके, और डेटा का मतलब होता है वेरिएबल होते हैं, और फंक्शन का मतलब होता है सब फंक्शन और एक्शन। ओके, एक्शन और मेथड, ये बहुत सारी चीज़ें से आपको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन है आउटर फंक्शन, उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे उसकी वेरिएबल हो सकती है या उसके अंदर उसके फंक्शन होते हैं। तो हम मान रहे हैं कि वेरिएबल है कांस्टेंट x इक्वल टू 10, तो ये मेरा आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी है। तो जब इनर फंक्शन क्या करता है कि हमारे क्लोजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि इनर फंक्शन इनहेरिट द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द आउटर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा इनर फंक्शन है, जैसे भी हमारा इनर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन, तो जैसे भी हम इनर फंक्शन डिफाइन करते हैं एक आउटर फंक्शन के अंदर, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होती है, मींस इनर फंक्शन के अंदर चली जाती है, इनर फंक्शन के अंदर चली जाती है। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आउटर फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमारे इनर फंक्शन में इनहेरिट होती है, वहाँ से इनर फंक्शन में चली आती है ये प्रॉपर्टी, वहाँ से फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10 मीन्स ये x कहाँ का है, ये
आउटर फंक्शन का एक्स है। तो जो भी आउटर फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो इनर फंक्शन के अंदर वो इनहेरिट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब में इसका बेनिफिट क्या होता है कि इनर फंक्शन जब इससे भी क्लोज होता है, लेकिन आउटर फंक्शन आप क्लोज नहीं करते हो, फिर भी आपको आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी इनर फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। तो उसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको कंसेप्चुअल लेवल पे बताया, अब मैं इसको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि प्रोग्रामेटिक लेवल पे हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे मैं एक आउटर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन, इसको नाम देता हूँ आउटर, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड है, दिस इज अ फंक्शन नेम, सो दिस इज अ कीवर्ड। ये क्या है हमारा कीवर्ड है, और ये क्या है हमारा फंक्शन नेम, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसी को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो हमारा ये आइडेंटिफायर है, इसका नाम है फंक्शन का, इसका आउटर नाम है, और यहाँ पे फंक्शन है, ये कीवर्ड है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन बनाया मीन्स क्या बनाया, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया। यहाँ पे कोड बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कोड बनाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन बनाया मीन्स क्या किया, मैंने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे आउटर फंक्शन के अंदर मैंने और एक फंक्शन बनाया, जैसे कि इनर फंक्शन, जैसे कि फंक्शन इनर, इसको मैंने नाम दिया इनर। तो इनर फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे। ओके, सो अभी मैंने क्या किया है कि ये मेरा आउटर फंक्शन है, ये मेरा इनर फंक्शन है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आउटर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, मीन्स कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आउटर फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया लेट एज इज इक्वल टू 30। सो मैंने मेरा एक वेरिएबल है जो कि आउटर फंक्शन में है, लेट एज इक्वल टू 30। तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई आउटर फंक्शन की। सो जैसे में मैं एज इक्वल टू 30 लिखता हूँ, और इस एज को इनर फंक्शन में मैं जब यूज करता हूँ, जैसे कि अलर्ट एज प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी मैं इनर फंक्शन में आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो ये आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहाँ पे, ये इनहेरिट होती है। ये क्या होती है, इनहेरिट होती है। कहाँ पे होती है, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी चली जाती है एज इक्वल टू 30। ओके, तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्लोजर बोलते हैं। बिहाइंड द सीन ये चीज होती है, इसी को हम क्लोजर बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि आउटर फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या हुई, इनर फंक्शन में इनहेरिट हो रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि आउटर फंक्शन को रिटर्न करता हूँ, आउटर फंक्शन को रिटर्न करता हूँ, और रिटर्न क्या करता हूँ, उसका इनर फंक्शन रिटर्न करता हूँ। तो सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आउटर फंक्शन जो मेरा है ये उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, और मैंने एक इनर फंक्शन ले आया और इनर फंक्शन को रिटर्न किया। सो अभी नॉर्मली क्या होता है कि इससे पहले हमें थोड़ी और चीज़ पता होनी चाहिए कि फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है। जो भी फंक्शन है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करती है, वहाँ पे स्टैक मेंटेन होता है, और स्टैक में फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू बताऊंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं आउटर फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, फंक्शन का नेम है आउटर, और उसको ब्रैकेट। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करूँगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम लिया आउटर, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जैसे भी मेरा फंक्शन कॉल होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैक मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, स्टैक मेंटेन करता है। तो स्टैक इज द डेटा स्ट्रक्चर हैविंग द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। मेरे अपकमिंग वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेगी। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ मेरा स्टैक है। ओके, तो जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल होता है, तो ये फंक्शन के अंदर एक स्टैक फ्रेम बनती है। क्या बनती है, स्टैक फ्रेम, उसको बोलते हैं स्टैक फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैक फ्रेम बनती है, और एक स्टैक फ्रेम के अंदर क्या होता है कि जो भी फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है उसके पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आउटर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज एज है, मीन्स उसकी वेरिएबल कौन से, चाहे वो फंक्शन बॉडी में हो या फिर यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए, तो सारे वेरिएबल है वो स्टैक फ्रेम में आते हैं। और स्टैक फ्रेम क्या होती है, ये स्टैक में स्टोर होती है। तो जैसे भी हमारा फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होता है या फिर कहीं बीच में वो रिटर्न करता है, तो वो हमारा स्टैक में से वो फंक्शन की जो भी
वेरिएबल बने हुए हैं, जो भी वेरिएबल क्रिएट हुए, मेमोरी असाइन हुई, वो पूरे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो जैसे भी हमारा फंक्शन रिटर्न होता है या फिर उसका एग्जीक्यूशन पूरा होता है, तो उसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज है सब प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। ओके, तो इसी केस में हमें क्या करना है कि हमारा कोई आउटर फंक्शन है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है और हमें उसके अंदर एक इनर फंक्शन लेना है, जो कि हम क्या करेंगे कि इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे भी हमारा आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट खत्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिलीट हो जाती है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट का यही तो कंसेप्ट है क्लोजर का, कि वो क्या करता है कि जैसे भी इनर आउटर फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, अगर उसके अंदर कोई इनर फंक्शन होता है तो वो प्रॉपर्टी इनर फंक्शन के अंदर वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो, उसका एग्जीक्यूशन हो गया और स्टैक में से रिमूव हो गई, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी डिलीट भी हो गई, तो हमें वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी मिलती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कॉपी हो जाती है हमारे इनर फंक्शन में। और हमारे पास इनर फंक्शन का एक्सेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनर फंक्शन को कॉल करके उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अभी एग्जीक्यूट इसको किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे। सो अभी ये मेरा फंक्शन है। ओके, सो ये मेरा फंक्शन है आउटर। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करूँगा, आउटर फंक्शन। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न करता है तो इसका मतलब कि आपको जब उसको कॉल करना है तो उसकी रिटर्न वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है। तो चलो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट y इक्वल टू, अभी फंक्शन को कॉल करता हूँ। क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम है आउटर और पैरेंथेसिस। तो मैंने क्या किया, अभी आउटर फंक्शन को कॉल किया है, उसका जो भी वैल्यू रिटर्न है वो y के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी जैसे भी ये फंक्शन कॉल होता है तो ये कंट्रोल कहाँ जाता है, इस फंक्शन के पास चला जाता है। कहाँ जाता है, फंक्शन के पास चला जाता है। और फिर वो फंक्शन के अंदर आके लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। फिर पहले उसकी प्रॉपर्टी एज इक्वल टू 30, तो क्या हुआ, एज प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई और उसके अंदर 30 चला गया। उसके बाद यहाँ से आने के बाद उसका कंट्रोल चला गया फंक्शन पे। ओके, उसका कंट्रोल फंक्शन पे चला गया, फंक्शन क्रिएट हो गया। तो अभी यहाँ फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अभी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे इंटरनल मैकेनिज्म वर्क होगा कि फंक्शन बनेगा और उसके अंदर क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये फंक्शन अभी कॉल नहीं किया मैंने, ये कॉल फंक्शन कॉल नहीं था। तो ये फंक्शन के अंदर मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे अलर्ट किया है एज, अलर्ट एज। अब एज तो ये इनर फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है आउटर फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पे मैंने अलर्ट एज कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, उसने रिटर्न क्या कर दिया, इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। मीन्स रिटर्न किसको कर दिया, ये पूरे फंक्शन को रिटर्न कर दिया। मीन्स मैंने पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। तो जैसे कि मैं रिटर्न करता हूँ तो ये कहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे चला जाता है। ओके, यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे जब चला जाता है तो इंटरनली क्या होता है कि रिटर्न क्या किया मैंने, फंक्शन इनर। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, फंक्शन इनर, और उसके अंदर क्या है, अलर्ट एज। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे भी फंक्शन रिटर्न होता है, आउटर फंक्शन रिटर्न होता है, तो उसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्टी एज है, वो एज क्या होती है, रिमूव हो जाती है। क्या होती है, रिमूव हो जाती है। फिर जैसे कि हम इनर फंक्शन को, जैसे हमारा आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, तो रिटर्न वैल्यू हमने y के अंदर ले लिया और हम उसी जो फंक्शन रिटर्न किया है उसको हम कॉल कर देते हैं y को। तो जैसे कि हम y को कॉल करते हैं तो y के अंदर तो हमारा फंक्शन है इनर, तो ये इनर फंक्शन को कॉल करता है यहाँ पे, और इसके अंदर ये इसको प्रिंट करता है। तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मैसेज, और वहाँ पे हमें मैसेज आता है एज की वैल्यू है हमारी 30 और यहाँ पे ओके बटन, इस तरह का अलर्ट बॉक्स आता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा y ने कॉल किया है हमारा इनर फंक्शन, उसके अंदर अलर्ट एज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो इनर फंक्शन के अंदर उसको हमने डिफाइन नहीं किया। फिर एज की वैल्यू यहाँ पे की कैसे मिली, तो ऐसे मिली कि जैसे भी हम इनर फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम जब एज यूज किया है तो ये इसका है आउटर फंक्शन का,
तो आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी कॉपी हो गई इनर फंक्शन के अंदर। जैसे कि आउटर फंक्शन रिटर्न होता है तो आउटर फंक्शन का ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जाता है, बट स्टिल हमारे पास उसकी कॉपी रहती है इनर फंक्शन के अंदर। वो कॉपी इस तरह से होती है a इक्वल टू 30। तो ये आपको ये दिखता नहीं है, ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली इस तरह से उसकी कॉपी होती है और फिर ये यहाँ पे प्रिंट होता है। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी प्रॉपर्टी है आउटर फंक्शन की, वो फंक्शन क्लोज होने के बाद भी हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हमारे इनर फंक्शन में। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लोजर, बिकॉज क्लोजर कंसेप्ट के ऊपर इंटरव्यू में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात तो रही कंसेप्ट की कि क्लोजर क्या है, किस तरह से क्लोजर वर्क होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अभी इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चलो भाई अमान है, आपको क्लोजर आता है, पता है आपको क्लोजर आता है, कंसेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है, लेकिन भाई इसको यूज करना क्या है, कहाँ पे करना है, अगर उसका यूज ही पता नहीं है तो फिर ये चीज़ का मतलब क्या है पढ़ के। तो ये चीज़ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इंटरव्यू में हमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि उस चीज़ का यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हो, कंसेप्चुअल लेवल को आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर वो आप चीज़ आपको पता है और आप अपनी भाषा में उसको बोलते हो कि इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, तो डेफिनेटली 101% वो क्वेश्चन में आप फेल नहीं हो जाओगे। ओके, तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो क्लोजर का और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे और एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसका यूज़ क्या होता है और उसको किस तरह से हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे एक अनदर एग्जांपल यहाँ पे। ओके, सो ठीक है गाइस, सो फिर से मैं और एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि जो हमारा एक नंबर है, एक हमारे पास एक नंबर है। ओके, तो उस नंबर को क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल करते हो, हम यूजर उस नंबर को पास करेगा और उसके बाद हम एक फंक्शन रिटर्न करेंगे और उस फंक्शन में उस नंबर के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग क्लोजर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना पड़ता है कि इसका प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। मीन्स क्वेश्चन डोंट कंसिडर द क्वेश्चन, एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्क्वायर कैलकुलेट करो लेकिन यूजिंग द क्लोजर। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो क्लोजर की जब बात आती है तो ऑलवेज क्या आता है, नेस्टेड फंक्शन। ओके, तो जब भी क्लोजर की बात आती है तो तब क्या होता है कि ऑलवेज नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट आता है। मीन्स व्हाट, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हमें यूज करना है और एक फंक्शन के जरिए दूसरे फंक्शन की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, दूसरा फंक्शन क्लोज होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी हमें एक्सेस होनी चाहिए। दैट इज क्लोजर, बस इतना ही कंसेप्ट है मेरे को। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन लेंगे, क्रिएट करेंगे फंक्शन, उसको नाम देंगे स्क्वायर, और ये फंक्शन एक नम नाम का पैरामीटर है। हम डिक्लेयर करेंगे कि ये फंक्शन एक नम नाम का पैरामीटर यूजर से लेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक इनर फंक्शन लेंगे और उसको डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, रिटर्न फंक्शन दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन एक्सप्रेशन। और ये इनर फंक्शन क्या करेगा, आपको अलर्ट मैसेज देगा, अलर्ट, और जो भी हमारा नम है आउटर फंक्शन का, नम इनटू नम, इसको क्या करेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो सिंपल चीजें देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन स्क्वायर लिया है, उसको एक पैरामीटर दिया है नम, ये फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, उसके अंदर ये फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, ये फंक्शन के अंदर मैं आउटर फंक्शन का क्या करूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा। तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनर फंक्शन के अंदर तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी नम नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहाँ की प्रॉपर्टी, आउटर फंक्शन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है इनर फंक्शन में। आउटर फंक्शन अगर रिमूव भी हो जाता है, रिटर्न भी करता है, क्लोज भी हो जाता है,
तो ये प्रॉपर्टी हम इस फंक्शन के अंदर वो लाइव होती है, क्योंकि ये इनहेरिट होती है, कॉपी होती है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लोजर का है। तो अभी हमने क्या किया कि आउटर फंक्शन जो भी हमारा उसकी जो प्रॉपर्टी है नम भी प्रॉपर्टी है, पैरामीटर है, तो इसको हमने इनर फंक्शन के अंदर उसका कोड कर दिया, ठीक है। तो चलो अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे देखो स्क्वायर फंक्शन का नाम है स्क्वायर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन का नाम है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन नेम। अभी फंक्शन को पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस, लेकिन उसको पैरामीटर है तो मुझे एक आर्गुमेंट पास करना है, मैंने आर्गुमेंट दे दिया 5 एंड सिंगुलर। तो अभी ये क्या हुआ कि मेरा फंक्शन कॉल होगा, लेकिन ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न जो भी कर रहा है वो वैल्यू मुझे मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मैं वो उसको क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेट y इक्वल टू स्क्वायर करूँगा। अब क्या होगा, जो भी स्क्वायर में रिटर्न जो भी वैल्यू की वो स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इसके अंदर जाएगी। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल चला आया, यहाँ से स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ, जैसे भी स्क्वायर कॉल हुआ वो वहाँ कहाँ पे चला गया, स्क्वायर फंक्शन पे चला गया, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया है 5, ये 5 कहाँ पे चला गया, नम के अंदर चला गया। ओके, तो अभी जैसे ही ये हो गया, फिर वो बीच नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या कर दिया, ये इनर फंक्शन, रिटर्न क्या कर दिया, ये इनर फंक्शन। तो जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न कर दिया, तो ये कहाँ पे चला गया, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था वहाँ पे चला गया, और इसी की जगह क्या आया, ये हमारा फंक्शन आया। तो इसी का इंटरनली क्या होता है, इसी स्टेटमेंट का इंटरनली मीनिंग इस तरह से होता है, लेट y इक्वल टू, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फंक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न वैल्यू फंक्शन कॉल की जगह इस तरह से आएगा, अलर्ट नम इनटू नम, लेकिन ये नम कहाँ का है, आउटर फंक्शन का है, तो यहाँ पे ये नम आ जाएगा। ओके, यहाँ से तो देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ये मेरा लाइन है, ये जिसका इंटरनली इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो जैसे भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल होने के बाद जब भी फंक्शन रिटर्न होता है, तो जो भी रिटर्न वैल्यू है वो फंक्शन कॉल की जगह पे आती है, और असाइनमेंट ऑपरेटर उसको y के अंदर भेज देता है। तो जैसे भी इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, और ये वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, y के अंदर। तो y के अंदर क्या हुआ है, फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू हमने y के अंदर ले लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अब y को कॉल करना है, क्योंकि y के अंदर क्या है, ये फंक्शन है, फिर हम क्या करेंगे, y और इसको कॉल करेंगे, क्या करेंगे, y इसको कॉल करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, तो जैसे भी y कॉल हो गया, तो y के अंदर फंक्शन है। ओके, तो जैसे ही फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो यहाँ से कहाँ पे चला गया, ये फंक्शन पे चला गया, और इसके अंदर क्या है, नम इनटू नम। तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज है, तो यहाँ पे आपको पॉपअप मिलेगा, अलर्ट नम इनटू नम, 5 नम के अंदर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे ओके बटन अलर्ट का। तो इस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे फंक्शन एंड होगा, फिर जहाँ पे कॉल किया है वहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, नम जो ये फंक्शन जो है हमारा, जो कि स्क्वायर फंक्शन ने रिटर्न किया, उसके अंदर हम नम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नम हमने यहाँ पे पास किया था इस फंक्शन को, और ये नम आउटर फंक्शन का है, स्क्वायर का है, लेकिन फिर भी ये हम इसको ये नम यूज हो रहा है इनर फंक्शन में। क्यों, क्योंकि आउटर फंक्शन का जो भी पैरामीटर प्रॉपर्टी वो इनहेरिट हुआ है इनर फंक्शन में, मीन्स कॉपी हुआ है। इसका मतलब इनर फंक्शन जो भी हमारा रिटर्न हुआ है, जब भी हमारा स्क्वायर जब रिटर्न होता है स्क्वायर फंक्शन, तो स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है, और हमने एक दूसरा फंक्शन रिटर्न किया है, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी आउटर फंक्शन है, यहाँ इस केस में हमारा स्क्वायर है, उसकी ऑल प्रॉपर्टी क्या हुई, इनहेरिट होगी इनर फंक्शन में। तो इसी तरह से हमें क्या होता है कि हमारा जो भी फंक्शन रिटर्न हुआ है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं आउटर फंक्शन की, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे जैसी की जैसी मिलती है, लाइव होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, कॉपी होती है इनर फंक्शन में, और उस कॉपी होती है, और उसी की वजह से आपको इनर फंक्शन के कोड का आउटपुट मिलता है। सो इस तरह से जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपका इस टाइप का मैकेनिज्म हैंडल करता है विद द कंसेप्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। तो इस तरह से होता है, तो सिंपली इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से पता हो चुका है। ओके, सो चलो अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है और किस सिनारियो में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो
अगर आपको कोई इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, और तो मैं ट्राई करूँगा बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूँ आपके लिए, और आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे कि यूज ऑफ द क्लोजर, व्हाई द क्लोजर। ओके, क्लोजर हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम देखेंगे अभी। तो चलो गाइस, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोजर, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोजर, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोजर। ओके, सो क्लोजर का यूज क्या है। तो देखो, क्लोजर का यूज तीन सिनेरियो में होता है। नंबर होता है डेटा प्राइवेसी, नंबर एक होता है डेटा प्राइवेसी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्लोजर का यूज होता है जो कि आपको मैक्सिमम डेटा प्राइवेसी करनी है, वहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। डेटा प्राइवेसी में यूज होता है। तो उसके बाद होता है फंक्शन फैक्ट्री, फंक्शन फैक्ट्री। ओके, एंड थर्ड वन इज दैट इवेंट एंड कॉल बैक। ओके, सो इस सिनारियो में क्लोजर का हेवीली यूज होता है, क्लोजर को हमें यूज करना होता है। ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा प्राइवेसी, फंक्शन फैक्ट्री एंड इवेंट कॉल बैक। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन डेटा प्राइवेसी। ओके, सो जो भी हमारा डेटा होता है हमारे प्रोग्राम में, हमें उस डेटा को क्या करना है, प्राइवेसी देना है। अब यहाँ पे प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है, ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी या फंक्शन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर भी हम डेटा सेव करते हैं उसी को हम डेटा बोलते हैं। तो जहाँ पर भी हम डेटा सेव करते हैं, हम नॉर्मली वेरिएबल का यूज करके डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओके, तो हमें जो भी हमारा डेटा है जो सेव हुआ है, उस डेटा को प्राइवेसी देना है। अब डेटा को प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि उस डेटा को हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड भी नहीं है कि उस डेटा को हमें एक्सेस नहीं देना है, वो डेटा को कोई एक्सेस उसको नहीं देना है। ओके, मीन्स वो डेटा को हमारे कोई डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, या फिर उसको कोई मॉडिफाई उस डेटा को नहीं कर सकता। तो इस टाइप का जो भी हमें मेंटेन करना है हमारे प्रोग्राम में, हमारे एपीआई में, एपीआई डेवलप करते हैं, तो हमें डेटा प्राइवेसी अगर मेंटेन करनी है तो वहाँ पे हम उसको क्लोजर को यूज करते हैं। ओके, तो अभी डेटा प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, और डेटा को पब्लिकली एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी को। हम उसी डेटा को ऑपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम आवर डिफाइंड इंटरफेस। ओके, कि उसी के थ्रू ही हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस नहीं देंगे। हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, जो इंटरफेस बनाया हुआ है, उसी इंटरफेस से हम डेटा को एक्सेस देंगे। तो उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, डेटा प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी जो कंसेप्ट है, ये एक एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड होता है, उसी डेटा को हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिफाइंड इंटरफेसेस। सो इसके ऊपर एक नया वीडियो में बनाऊंगा, ये चीज़ क्या है इसको डीप में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ओके, तो देखो, डेटा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, ये डेटा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम क्लोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ के तो कुछ समझ में आता है, लेकिन बात ये आती है कि भाई इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करें। तो डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं एक प्रोग्राम करके बताऊंगा जो कि इस कंसेप्ट को वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलिए, मेरे पास ये फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन काउंटर नाम दिया उसका, फंक्शन काउंटर। ओके, और ओपन कर ले ब्रैकेट। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल लिखा है लेट काउंट अनइक्वल टू 1। सो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी है लेट काउंट इक्वल टू 1। ओके, तो अभी यहाँ क्या किया है, मैंने डेटा को प्राइवेसी मेंशन किया। ये डेटा को मैंने किसी बाहर से डेटा वैल्यू सेट नहीं की है, मीन्स डेटा को एक्सेस नहीं दिया है, या फिर कोई वैल्यूज पास करे और मैं उस डेटा के अंदर वो वैल्यू को पुटअप करूँ। मैंने किसी को एक्सेस नहीं दिया, मैंने अभी क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दिया है। ठीक है, अभी मुझे इस डेटा की वैल्यू चेंज करनी है,
डाटा की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। लेकिन चेंज करने के लिए मैं डाटा को एक्सेस नहीं दूंगा कि काउंट इक्वल टू आप क्या करो, 2 एंटर करो। बाहर किसी को मैं उसका एक्सेस नहीं देना चाहता, उसका एक्सेस मैं इंटरनली मेरे प्रोग्राम के पास ही होगा। तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, तो मैं फंक्शन तैयार करूँगा, इनर फंक्शन इंक्रीमेंट। तो मुझे काउंट को इंक्रीमेंट करना है, फंक्शन इंक्रीमेंट, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा को इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस काउंट करेगा, प्लस प्लस काउंट करेगा, और कंसोल डॉट लॉग में उसको प्रिंट करेगा। क्या करेगा, प्रिंट करेगा काउंट। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, ये जो मेरा डेटा है इसी को मैंने किसी से एक्सेस नहीं दिया है, किसी कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है, और इसी डेटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन बाहर से कोई चेंज नहीं कर रहा है। ये वैल्यू कौन चेंज कर रहा है, उसी फंक्शन में का मेरा वही प्राइवेट कोड मैंने बनाया फंक्शन, वो उस डेटा को चेंज कर रहा है। ओके, और मैं उस डेटा को प्रिंट कर रहा है। तो मैंने अभी इस तरह का डेटा प्राइवेसी मेंटेन किया है अभी। तो अभी मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। कैसे कॉल करूँगा, फंक्शन का नेम है काउंटर, और इसको फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन काउंटर है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन अभी, और ये इनर फंक्शन है मेरा, तो इस फंक्शन को क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा। क्या करूँगा, रिटर्न। फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट, सिंपल, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को रिटर्न करूँगा, ओके, इंक्रीमेंट फंक्शन को। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये काउंटर जो फंक्शन है मेरा, इसी को मैं कॉल करूँगा। तो कैसे कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम है काउंटर, सिंपल। अभी मैंने क्या किया, इस फंक्शन को क्या किया, अभी कॉल किया, लेकिन ये फंक्शन कोई रिटर्न कर रहा है, तो मुझे इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में लेनी चाहिए। लेट INC, लेट इंक्रीमेंट INC। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया INC इक्वल टू काउंटर, इस तरह से कॉल किया। अब देखो रन कैसे, जैसे भी काउंटर फंक्शन कॉल हुआ तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे चला गया, ये फंक्शन जहाँ पे है वहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर उसके अंदर आया, उसके अंदर उसने काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर यहाँ से यहाँ पे आया, उसने फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फिर फंक्शन को कॉल नहीं किया, उसने डायरेक्टली कहाँ पे गया, रिटर्न पे गया। और रिटर्न में उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट क्या है, ये इंक्रीमेंट पूरा फंक्शन है, इसी फंक्शन को उसने क्या किया, रिटर्न किया, मीन्स इसी फंक्शन को उसने क्या किया, रिटर्न किया। तो जैसे ही फंक्शन रिटर्न होता है तो कहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे चला जाता है, और इसकी जगह क्या आता है, काउंटर की जगह ये जो रिटर्न हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन आता है। ओके, तो रिटर्न क्या हुआ है हमारा, इंक्रीमेंट फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है, और ये फंक्शन किसके अंदर चला गया, INC के अंदर चला गया। ओके, अभी हमें क्या मिला, INC इक्वल टू ये फंक्शन मिला, ठीक है। अभी मुझे इस काउंट को एक एक से इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि INC को कॉल करूँगा, INC मैंने 2 बार कॉल किया। जैसे ही मैं INC को कॉल करूँगा, INC के अंदर जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉल होगा, फिर काउंटर की वैल्यू जो पहले 1 थी अब 2 होगी, और उसको कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 2, आउटपुट हमारा 2 आया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आया, फंक्शन टर्मिनेट हो गया, यहाँ से जहाँ कॉल हुआ था यहाँ पे आया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो फिर से वही काउंटर फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो गया, कॉल कर दिया इससे INC से। तो फिर से अगेन वो यहाँ पे चला गया, वो फंक्शन में काउंटर 1 से बढ़ गया, पहले 2 था और अभी हो गया 3, और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो गया, तो काउंटर की वैल्यू आ गई 3। और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन पूरा हुआ, फिर बाद में रिटर्न कहाँ पे चला गया, जहाँ पे कॉल हुआ था, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट। तो इसी तरह हम डेटा प्राइवेसी हमने मेंटेन की, हमने डेटा को बाहर से एक्सेस नहीं किया है, डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर ही हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं डेटा को। तो डेटा को एक्सेस हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन कर रहा है, हमने डेटा को प्राइवेसी मेंटेन की, यहाँ पे डेटा को हम बाहर से किसी को डेटा को एक्सेस नहीं दिया हमें। तो इस टाइप का जो भी कंसेप्ट होता है हमें मेंटेन करना है। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या यूज करेंगे, डेटा प्राइवेसी यूज करेंगे। ओके, सो डेटा प्राइवेसी अगर मेंटेन करनी है हमें, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्लोजर ही यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स concept actually. And if in an interview, suppose interview is going to ask you the question like this, so you have to confidently tell them the data privacy, function factory और event handling and callback यहाँ पे हम क्लोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन फैक्टरी। ओके, सो गाइस ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन डोंट वरी, कंटेंट के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि छोटे वीडियो बना के शॉर्ट नॉलेज देके उतना बेनिफिट नहीं हो सकता।
तो टेक्नोलॉजी सीखनी है तो टाइम स्पेंड करो और उसको अच्छी तरह से समझ लो, और उसके बाद जो चीज़ आप चाहोगे वही होगी। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे हो गया हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे फंक्शन फैक्ट्री। ओके, सो फंक्शन फैक्ट्री, तो कभी कभी हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कभी कभी इस तरह की नीड होती है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या कोई रेडीमेड फंक्शन चाहिए होता है, लेकिन वो फंक्शन डिपेंड होता है कि हम किस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन उसको पास करते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके हमें वो फंक्शन मिलता है और वो फंक्शन उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का अगर सिनारियो आपको मेंटेन करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लोजर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरा एक फंक्शन है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, उसको मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दूंगा कि मीन्स एक वैल्यू सेट कर दूंगा और फंक्शन उसी वैल्यू के ऊपर काम करेगा, दूसरी वैल्यू के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, वो एक उस फंक्शन को एक नंबर देता हूँ, तो मान लो कि वो नंबर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए बड़ा प्रोग्राम तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो मान लो कि एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या दूंगा मैं इसके अंदर कि समझो कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पावर का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो पावर का फंक्शन बनाऊंगा तो उसके अंदर, ठीक है स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, पावर का ज़्यादा होगा। एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको एक वैल्यू पास करनी है, इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन उसको पास कर रहे हो और वो उसी वैल्यू के ऊपर वो एक फंक्शन रिटर्न करेगा और वो फंक्शन उसी वैल्यू के ऊपर काम करेगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करेगा। अगर आपको दूसरा आउटपुट चाहिए तो आपको फिर दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देके, तो उसी हिसाब से वो फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। तो चलो मान लो यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन। अब यार इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि मुझे एक नंबर का क्यूब बनाना है। क्या बनाना है? नंबर का क्यूब बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्यूब। ओके, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैं क्यूब बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्यूब, या फिर मैं क्या करूँगा कि मुझे एक फंक्शन बनाना है एक तरीके का कि इस तरीके का फंक्शन बनाना है कि मैं एक नंबर पास करूँगा और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर होगा वो हमें फंक्शन रिटर्न होगा। ओके, तो इस टाइप का मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है और उसी हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाऊंगा, फैक्ट्री नाम दूंगा फंक्शन को फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दूंगा, एक नम, जो नम पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और आपको कौन सा ऑपरेशन करना है वहाँ पे मैं टाइप दे दूंगा। तो टाइप यहाँ पे आपको देनी है, नंबर में देनी है। उस मान लो कि आप एक टाइप एक देते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इसका स्क्वायर प्रिंट करो। अगर आप टाइप 2 देते हो तो इसका मतलब आप उसका क्यूब प्रिंट करो। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ डेटा और कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको एक नया फंक्शन देगा और उसी हिसाब से आपको ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अगर आपको ऑपरेशन अलग सा बनाना है तो आपको फिर से नया फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन देके कॉल करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो सिनारियो होता है उसी को उस सिनारियो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोजर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने नम लिया है, टाइप लिया है, यहाँ पे ओपन क्लोज कर लो ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे मान लो कि मेरे पास अभी दो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल इस तरह की, मैं पहले फंक्शन बनूंगा, फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम दूंगा स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है, और स्क्वायर के अंदर मैं अलर्ट करूँगा, अलर्ट। ये मेरा नम है, नम इंटू नम करूँगा इसको। ठीक, तो मेरा पहला एक फंक्शन हो गया, इसका काम क्या है कि स्क्वायर करना। और दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्यूब, और यहाँ ये फंक्शन क्या करेगा, अलर्ट। क्यूब मीन्स वो नंबर का क्यूब बनाएगा, नम इंटू नम, नम इंटू नम इंटू नम। ओके, सो मैंने दो फंक्शन बनाए, एक फंक्शन स्क्वायर बनाएगा, एक फंक्शन क्यूब बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कस्टमर को मीन्स यूजर को कौन सा नंबर फंक्शन चाहिए, क्या ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दूंगा, इफ में मैं लिखूंगा यहाँ पे अगर जो यूजर ने टाइप दिया है टाइप इज इक्वल टू 1 है तो वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न स्क्वायर करेगा, सिंपल। अगर टाइप 2 नहीं है मीन्स दूसरा टाइप है, ओके, तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्यूब, रिटर्न सेम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये मैंने फैक्ट्री फंक्शन बनाया है
ये आपको एक फैक्ट्री फंक्शन की फैक्ट्री बनाएगा। आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, पहले नंबर पास करो और ये कैलकुलेशन पास करो, क्या ऑपरेशन होंगे वो डेटा पास करो, दूसरा कौन सा ऑपरेशन होगा वो पास करो, उसके हिसाब से वो फैक्ट्री फंक्शन आपको फंक्शन बना के देगा। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, दो फंक्शन बनाया, एक स्क्वायर का वो स्क्वायर बना के देगा, दूसरा है नम प्लस क्यूब बना के देगा। ये दो फंक्शन हमने बनाए यहाँ पे। सो अभी हमने क्या किया कि अभी डिसीजन लिया है कि यहाँ पे अगर टाइप इक्वल टू 1 होता है तो कौन सा फंक्शन हम उसको दे देंगे, स्क्वायर फंक्शन। और स्क्वायर फंक्शन का क्या काम क्या है, सिर्फ स्क्वायर ही बनाना। अगर टाइप इक्वल टू अगर यहाँ पे नॉन 1 होता है, हमारे यहाँ दो ही फिक्स है 1 और 2, तो एक तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर 2 है तो रिटर्न क्या करेगा, क्यूब करेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ स्पेस के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है फैक्ट्री को। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन को फैक्ट्री, अब यहाँ पे नंबर दूंगा 3 कॉमा, अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्या देना है 1। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा। तो अभी फैक्ट्री फंक्शन को मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। अब ये फंक्शन मुझे एक नया फंक्शन बना के देगा जो कि मुझे मेरे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑपरेशन बना के देगा। तो ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है, इसलिए इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू हमें एक वेरिएबल में ले लिए, लेट fn लेट fn। मैंने एक फंक्शन नाम का वेरिएबल ले लिया है fn नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या किया, फैक्ट्री जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा इसके अंदर ले लूँगा। इतना ठीक है। सब चलो रन करते हैं। जैसे ही फैक्ट्री फंक्शन रन होता है तो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन है। और 3 जो पास किया, 3 कहाँ पे चला गया, नम के अंदर चला गया। और 1 जो है, ये 1 कहाँ पे चला गया, हमारा टाइप के अंदर चला गया। तो 3 क्या, नम के अंदर 3 और टाइप के अंदर 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ वो नीचे आया, यहाँ पे नीचे आने का तो यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने देखा कि टाइप इक्वल टू 1। तो अब टाइप के अंदर 1 है तो कंडीशन इफ की मैच हुई, तो यहाँ पे आ गया, रिटर्न क्या कर दिया उसने, स्क्वायर कर दिया। मीन्स रिटर्न हमारा जो कोई स्क्वायर फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या कर दिया उसने, रिटर्न करा। तो जैसे भी रिटर्न कर दिया, ये फंक्शन कहाँ पे चला गया, इसकी जगह आया, मीन्स ये fn में चला गया। ठीक है, अब fn के अंदर कौन सा फंक्शन है हमारा, स्क्वायर। तो जैसे भी हम fn को कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट क्या आएगा कि हमारा जो भी 3 है, 3 का स्क्वायर क्या है, नम इंटू नम से 9, 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा। ठीक है, सो अभी हम fn को जितनी भी बार कॉल करेंगे उतनी बार हमें क्या होगा, 9 ही आउटपुट आएगा। कितना आएगा, 9 ही आउटपुट आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं बाय पासिंग सम कॉन्फ़िगरेशन। एक बार वो फंक्शन बन गया तो उसी फंक्शन उसी हिसाब से वर्क होगा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन उसको सेट किया है। ओके, अगर यहाँ पे हम अगर 2 वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू के हिसाब से कौन सा फंक्शन मिलेगा, क्यूब मिलेगा। तो रिटर्न ये 1 नहीं, अगर 2 है तो क्यूब रिटर्न होगा। और जैसे ही हम रिटर्न क्यूब करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें रिटर्न उसका क्यूब ही मिलेगा। तो इस टाइप का जो भी सिनारियो होता है अपने प्रोजेक्ट में, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आपका क्लोजर वर्क होता है, क्लोजर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आपको इस टाइप का प्रोग्राम करके क्लोजर का बेनिफिट लेना होता है। ओके, सो अंडरस्टूड। यहाँ पे कि फैक्ट्री फंक्शन आप जब बनाते हो तो फैक्ट्री फंक्शन के लिए सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप पास करते हो। बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलता है, डिफरेंट फंक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक होता है, उस पैटर्न को इस तरह से क्लोजर के जरिए क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड गाइज, आई होप दिस कंसेप्ट यू गेट अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउ द लास्ट वन कंसेप्ट व्हिच आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, चाहे वो एंगुलर हो, नोड हो या कोई भी हो, यही कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट है वो। तो लास्ट वन इज इवेंट और कॉल बैक। ओके, तो इवेंट और कॉल बैक में हम क्या करते हैं, क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हेवीली क्लोजर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कोई इवेंट होता है एंड कॉल बैक। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन होता है जो कि हम पास करते हैं, किसी अदर प्रोग्राम को पास करते हैं, जो कि वो फंक्शन कब कॉल होगा वो हमें पता नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उस प्रोग्राम के ऊपर कि वो उसको कब कॉल करने वाला है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। कॉल बैक फंक्शन हमारा कॉल होता है बैक, मीन्स हम उसको पास करते हैं किसी फंक्शन को, जो देते हैं किसी कोड, अदर एपीआई या कोड, उसको हम पास करते हैं कि भाई ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मेरा एक कोड है, तो इस ये कोड को आप एग्जीक्यूट करो, लेकिन कब एग्जीक्यूट करना है दैट डिपेंड ऑन वो हमें नहीं पता। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन।
अंडरस्टूड। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट इज नथिंग बट द समथिंग हैपन इन योर सिस्टम। तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ जो भी होता है तो वहाँ पे वो एक सिग्नल जनरेट करता है, उसी को भी क्या बोलते हैं, उसी को इवेंट बोलते हैं। ओके, तो इवेंट हैंडलिंग में इसका यूज होता है, इस तरह से होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जो भी आपका इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपके असिंक्रोनस इवेंट में ज़्यादा इसका यूज होता है, और असिंक्रोनस है डायरेक्टली इवेंट में यूज होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है देखो कि आपका जो ओके, सो मान लो कि यहाँ पे मेरा एक बटन है, यहाँ पे मान लो मेरा एक बटन है। ओके, यहाँ पे क्या है, मेरा बटन है। ओके, तो जैसे भी यूजर इस बटन को क्लिक करता है तो क्या होता है, इवेंट जनरेट होता है, एक इवेंट होता है। इवेंट मींस व्हाट, समथिंग दैट हैपन, कुछ भी हुआ है। क्या हुआ है, कौन सा इवेंट हुआ है, इसे क्लिक हुआ है, कुछ भी हैपन हुआ है। ओके, यहाँ पे क्लिक हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है कि इवेंट जनरेट हो गया है। अब इवेंट हैंडलर, इवेंट लिसनर क्या करेगा, ये इवेंट को लिसन करेगा और अप्रोप्रिएट इवेंट हैंडलर को पास करेगा कि आप उसको हैंडल करो। तो इवेंट पे मेरा स्पेशल वीडियो मैं लॉन्च करने वाला हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरी थीम क्लियर हो जाएगी किस तरह से इवेंट वर्क होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो जैसे भी इवेंट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे कोई बटन पे क्लिक करता है तो कोई फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फंक्शन है जब फंक्शन, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन क्या हो रहा है, मेरा क्लिक फंक्शन, मेरा एक फंक्शन है। ओके, ये मेरा एक फंक्शन है, क्लिक नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल होगा तभी जब कोई बटन को क्या करेगा, क्लिक करेगा। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा अलर्ट, और यहाँ पे लिखूंगा नेम। ओके, अब ये जो नेम है मेरा, ओके, ये जो मेरा नेम है, अलर्ट नेम। ओके, अब ये जो मेरा नेम है, ये जो मेरा नेम है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज देता है, नेम की वजह से क्लिक मी, तो मैंने मैसेज दिया क्लिक मी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मेरा बटन किसी ने क्लिक कर दिया तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो गया। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी मैसेज है वो मैसेज इस तरह से क्या हुआ, मुझे इस तरह से वो मैसेज मिला मुझे। ठीक है, तो अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैसेज आ गया क्लिक मी, और नीचे आ गया ओके बटन। ओके, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो ये सिनारियो में क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड एज इवेंट हैंडलर, इसी को बोलते हैं इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर मीन्स जो भी फंक्शन पे आप इवेंट पे कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसी फंक्शन को हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये तो नॉर्मल फ्लो हो गया है कि इवेंट के ऊपर किस तरह से हैंडल कॉल हो रहा है क्लिक पे। तो अभी इसका भी क्लोजर का एक सिनारियो बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि सर्वर से या रेस्ट एपीआई है, कोई एपीआई है, उसको कॉल करना है। ओके, मीन्स ऐसे प्रोग्राम को कॉल करना है कि वो प्रोग्राम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद मेरे फंक्शन को वो कॉल करेगा। ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं क्या कहूँगा कि मेरा फंक्शन कॉल बैक पास करूँगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेट इंटरवल, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन को जैसे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो कुछ टाइम आउट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो पहले हमने देखा कि हमने यहाँ पे बटन बनाया क्लिक। ओके, तो क्लिक बटन पे जैसे भी यूजर क्लिक करता है तो 5 सेकंड के बाद मुझे एक मैसेज आता है वेलकम। क्या मैसेज आता है, वेलकम। तो ये क्या है, मेरी एक फंक्शनलिटी है, मुझे इस तरह से बनाना है। यूजर जब भी कोई बटन को क्लिक करता है तो उसके बाद 5 सेकंड के बाद क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए वेलकम नाम का। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये क्लिक बटन पे कॉल करने के लिए कोई भी फंक्शन बनाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। जैसे फंक्शन क्लिक, तो यहाँ पे मैंने क्लिक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया लेट मैसेज इज इक्वल टू वेलकम, सिंपल। तो मैंने क्या किया, एक क्लिक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैसेज इक्वल टू वेलकम दे दिया, एक वेरिएबल लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ तो कौन सा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए क्लिक, और 5 सेकंड के बाद मुझे क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए वेलकम।
तो 5 सेकंड के लिए मैसेज आने चाहिए। मेरे पास फंक्शन है दैट इज कॉल्ड सेट टाइम आउट। अब ये फंक्शन क्या करता है कि 2 का आर्गुमेंट लेता है। कितनी? 2 सिंपल। तो पहला आर्गुमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे होता है कॉल बैक फंक्शन और यहाँ होता है टाइम इंटरवल। ओके, तो ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपका टाइम इंटरवल खत्म होता है तो वैसे जो भी अपनी कॉल बैक फंक्शन भेजा है उसी को क्या करता है? कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे एक इनर फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन लिया और अलर्ट मैसेज, अलर्ट मैसेज दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड दे दिया, यहाँ पे कॉमा देखिए, सेकंड आर्गुमेंट दे दिया मैंने 5000। सो 5000 क्यों दे दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो भी टाइम होता है वो हमें मिली सेकंड में देना होता है। 1 मिली सेकंड, 1 सेकंड का मतलब होता है 1000 मिली सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद मैसेज आना है तो हमें 5000 मिली सेकंड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे भी हम ये देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सेट टाइम आउट को मैंने फंक्शन पास किया है। ओके, तो ये फंक्शन इनर फंक्शन हो गया, किसके लिए? क्लिक फंक्शन के लिए। जैसे सेट टाइम को मैंने फंक्शन पास कर दिया, तो ये फंक्शन कहाँ पे चला गया? सेट टाइम API के अंदर चला गया। सेट टाइम इसको सेपरेटली कॉल करता है, तब तक ये मेरा क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाता है। ओके, जैसे ही खत्म होने के बाद फिर सेट टाइम इसको 5 सेकंड के बाद कॉल करता है। तो क्या होता है कि 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होता है और उसी के अंदर जो मैसेज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होती है हमें। तो यहाँ पे क्लोजर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम क्लिक बटन को कॉल करते हैं, देखो अभी किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही कोई क्लिक बटन पे कॉल करता है तो क्लिक फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे मैसेज के अंदर वेलकम चला जाता है। फिर यहाँ पे सेट टाइम फंक्शन कॉल होता है और उसके फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज दिया 5000 सेकंड दिया। जैसे भी सेट टाइम फंक्शन कॉल होने के बाद ये हमारा क्लिक फंक्शन यहाँ पे आता है और टर्मिनेट होता है। क्या होता है? टर्मिनेट होता है। तो जैसे ही हमारा क्लिक फंक्शन टर्मिनेट हो गया तो इसका जो मैसेज नाम का प्रॉपर्टी ये क्या होता है? रिमूव हो जाता है। क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने तो सेट टाइप फंक्शन को कॉल बैक पास किया और उसके अंदर मैसेज यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हुई? इनहेरिट हुई है। यहाँ पे क्लोजर हो रहा है। तो हम जैसे कि हमारे कॉल बैक किसी को पास करते हैं और कॉल बैक के अंदर आउटर फंक्शन का हम क्या करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं। तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं? हम क्लोजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेंट हैंडलिंग में और कॉल बैक के केस में हमें ये क्लोजर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम कुछ इवेंट होता है, वो इवेंट में हम कोई कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, तो जो वो इवेंट स्टार्ट होता है, जब भी इवेंट वो ऑफर होता है तब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन तब तक जो फंक्शन इस इवेंट को स्टार्ट कर रहा है उस तक वो फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होता है, उसकी प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। फिर भी वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी लाइव होती है, तभी हमें आउटपुट मिलता है। तो इसी टाइप की सिनारियो में आपका क्लोजर वर्क होता है। तो गाइस, आई होप you will get deep understanding about the closure, how closure is work, how to implement the closure, and main things where to use the closure. That's a very big important thing. So इंटरव्यू में इसके ऊपर जो भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है तो I hope you have enough knowledge to answer them. I'm sure यही कंसेप्ट जो है इसी तरह से आप उसको बोल दो इंटरव्यू में, तो आपको 101% वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा आंसर। ओके, तो गाइज मिलते हैं मेरे अगले वीडियोज में। उसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का होल मास्टर लेवल का सिलेबस कवर करने वाला हूँ और उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल, विद एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो मैं आपको बताऊंगा उसके एप्लीकेशन किस तरह से बनाने हैं, प्रोजेक्ट किस तरह से बनाने हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है या प्रोग्रामिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके लिए बहुत कुछ अलग से थोड़ा नॉलेज आपको गेन करना पड़ता है। तो मेरे अपकमिंग वीडियो जैसे जैसे आगे चलेगी मैं सब चीज़ें बताते जाऊँगा। ठीक है, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद है उसके पास वीडियो चला जाए। और डोंट वरी, मेरी वीडियो सीरीज आप अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से
उसको आत्मसात कर लो, तो डेफिनेटली आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू टू प्रोग्रामेटिकली और कंसेप्चुअल लेवल एज वेल। तो इसके बाद मैं प्रैक्टिकल वीडियो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कोडिंग थ्रू स्क्रीन शेयर करके। तो ये तो सिर्फ मेरा कंसेप्चुअल लेक्चर था, अब इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी आपको दे दूँगा। सो वीडियो बड़े हैं लेकिन इट्स वैल्यूएबल कंटेंट, इज मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट। सो गाइस वन मोर थिंग दैट, मेरा खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर है कोथरूड में, पुणे में, जहाँ पे कि हम हाई लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस डेवलपर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम एडवांस कंसेप्ट पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है या फिर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, उसी को भी हम अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। तो हमने अच्छे पैकेज पे स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज 48 LPA TCS में एक बंदा सेलेक्ट है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक मास्टर लेवल ट्रेनिंग के साथ आपके पास फिर से हाजिर होगा। अगर कोई इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम है या फिर जो भी वॉट एवर चीज़ें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे अपकमिंग वीडियो जो भी आते हैं तो आपको उसका जल्दी से जल्दी पता चल सके। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।